हाय गाइज इस वीडियो में हमें रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। गाइज, कोई भी सिस्टम जो ऑसिलेट करता है, चाहे वो फिजिकल सिस्टम हो या फिर वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, उनकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब वो फ्रीक्वेंसी जिस पे वो सिस्टम ऑसिलेट करना प्रेफर करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई सिस्टम मान लीजिए, फिजिकल सिस्टम, जैसे कोई स्विंग होता है जो आप बचपन में झूला झूला करते थे। ठीक है, तो आप याद करो जब आप उस पर बैठते थे तो पहले तो उसका एम्पलीट्यूड यानी वो कितना आगे जा रहा है कितना पीछे जा रहा है वो कम रहता था। जब आप उस पर धीरे धीरे फोर्स लगाने लगते थे तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता रहता था। तो दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि आप ना फोर्स एक सेट पॉइंट ऑफ टाइम पे लगाते थे, यानी कि जब वो स्विंग किसी पोजीशन पे होगा, नीचे आ रहा होगा, तब आप फोर्स लगाते थे तो उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा बढ़ता था। अगर आप किसी और टाइम पे फोर्स लगाओगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ता होगा लेकिन थोड़ा कम बढ़ता होगा, है ना। तो अगर आप उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पीरियोडिकली फोर्स लगाते चले जाओगे तो आप देखते थे कि वो जो एम्पलीट्यूड है स्विंग का वो बहुत ज्यादा होने लग जाता था, यानी स्विंग जो है वो बहुत ऊंचा और पीछे को भी बहुत ऊंचा जाने लग जाता था। ठीक है, वो इसलिए हो रहा था दोस्तों क्योंकि जिस पीरियोडिसिटी के साथ यानी जिस फ्रीक्वेंसी के साथ आप फोर्स लगा रहे थे वो मैच कर रही थी स्विंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं रेजोनेंस, कि ऑसिलेटिंग सिस्टम्स की एक प्रेफर्ड फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे अगर हम एक्सटर्नल स्टिमुलस देंगे उस सिस्टम को तो उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में भी यही होता है। एक आपकी एनसीईआरटी में अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है रेडियो का। रेडियो देखो दोस्तों, रेडियो चैनल्स जो होते हैं उनके साथ नंबर जुड़े होते हैं 93.5, 98.3 एक्सेट्रा, है ना। तो ये क्या होते हैं? ये रेडियो चैनल्स की फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ठीक है, आप जब रेडियो ट्यून कर रहे हो ना तो आप रेडियो में उसकी कैपेसिटेंस चेंज कर रहे हो। कैपेसिटेंस चेंज करने से क्या होगा? रेडियो का जो सर्किट है, ठीक है, जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर वगैरह लगे हुए हैं, तो रेडियो का जो सर्किट है वो एक ऑसिलेटिंग सर्किट सिस्टम है। उसकी ना आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी बदल रहे हो रेडियो को ट्यून करके। जब रेडियो की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो चैनल की फ्रीक्वेंसी, मान लो आपको 93.5 एफएम लगाना था, तो अगर आपकी रेडियो की नेचुरल फ्रीक्वेंसी 93.5 के बराबर आप कर दोगे तो आपको उस रेडियो चैनल से आने वाला सिग्नल सुनाई देने लगेगा, क्योंकि आपके रेडियो में उस चैनल के आए हुए सिग्नल की वजह से करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में भी यही फिनोमिना रेजोनेंस देखने को मिलता है। तो अभी हमें पढ़ना है रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट्स। ठीक है, तो दोस्तों ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी को ना एलसीआर सर्किट्स में हम बुलाते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये वो फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे एक एलसीआर सर्किट्स में एम्पलीट्यूड ऑफ करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, मान लो आप जो है वो एक पोटेंशियल सप्लाई कर रहे हो Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो अगर आप ये ओमेगा बदलते जाओगे तो आपका करंट Im साइन ओमेगा टी प्लस फाई में भी चेंजेस आते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप ओमेगा बदलोगे एक तो ये साइन के ग्राफ में चेंजेस आते जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपका Im भी बदलेगा। ठीक है, वो देखते हैं कैसे। क्योंकि Im का फॉर्मूला होता है दोस्तों Vm/Z। ठीक है, और अगर Z को मैं अलग टर्म्स में लिखूं तो क्या होगा? R² XC माइनस XL होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो क्या लिखूंगा? 1/ωc माइनस ωL होल स्क्वायर। यही होता है XC और यही होता है XL। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो दोस्तों कि अगर मैं अपना ओमेगा बदलता हूं, ठीक है, तो साइन के ग्राफ में तो चेंज आएंगे ही आएंगे, लेकिन Im जो पीक वैल्यू होती है, जो एम्पलीट्यूड होता है हमारे करंट का, उसमें भी चेंजेस आएंगे क्योंकि एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले में भी ओमेगा आता है। ठीक है, तो दोस्तों रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे ये Im जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मान लो आपने एक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करी ग्राफ
अपने सर्किट में ओमेगा 1, ठीक है। तो Im की वैल्यू कितनी आएगी? Im की वैल्यू आप डालोगे यहाँ पे ओमेगा 1, यहाँ पे डालोगे ओमेगा 1, पूरा कैलकुलेट करोगे, कोई वैल्यू आएगी Im1, ठीक है। अब आपने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, ओमेगा 2 कर दी, फिर क्या करोगे? फॉर्मूले में डालोगे ओमेगा 2, यहां डालोगे ओमेगा 2, आप कैलकुलेट करोगे, कोई वैल्यू आएगी ओमेगा Im2, ठीक है। करते करते आप ओमेगा n तक जा सकते हो, Im n तक आ जाएगी आपकी वैल्यू, ठीक है। यानी कि हर ओमेगा के लिए अलग करंट का एम्पलीट्यूड आएगा, ठीक है। तो आओ एक बार समझते हैं ग्राफिकली हो क्या रहा है। दोस्तों, हम अगर Im साइन किसी ओमेगा 1 के लिए Im साइन ओमेगा 1 t प्लस फाइव का ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा? मान लो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो उसमें ना ये होती है पीक वैल्यू, है ना, ये होता है Im, और क्योंकि फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है तो आपकी आ जाएगी Im1, ठीक है। आपने मान लीजिए ये ओमेगा 1 से चेंज करके ओमेगा 2 कर दिया, तो क्या होगा? ये ओमेगा 2 कर देंगे आप, आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनने लगेगा, ठीक है। यानी कि ग्राफ ही बदल जाएगा। और आप ये देख सकते हो कि ये पीक वैल्यू जो है ना वो भी चेंज हो गई। यस, इट इज नॉट द सेम एज दिस पीक वैल्यू, ठीक है। ये पीक वैल्यू सिर्फ इतनी लेंथ की थी, ये वाली पीक वैल्यू चेंज होके ये इतनी लेंथ की हो गई, चेंज हो गई। ये कह सकते हैं हम Im2। तो आप समझ रहे हो, ये पीक वैल्यू का चेंज हो जाता है, ये पीक वैल्यूज चेंज हो जाती हैं जब हम फ्रीक्वेंसीज चेंज करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अब आप नोटिस करो कि जब हर फ्रीक्वेंसी के लिए अलग पीक वैल्यू आएगी, तो क्या हम एक ऐसी फ्रीक्वेंसी ढूंढ सकते हैं जिसमें ये Im जो है वो मैक्सिमम हो जाए। यानी कि जितनी भी आपने पीक वैल्यूज निकाली अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए, उनमें से एक Im ऐसा होगा ना जो मैक्सिमम होगा, है ना। वो फ्रीक्वेंसी मान लीजिए जिसको हम ओमेगा नॉट कहते हैं, जिसमें हमें मैक्सिमम वाली एम्पलीट्यूड मिल जाए, वो होती है आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक बार ग्राफ से समझते हैं। मान लो आपका ये XY प्लेन है जिसमें मैंने ओमेगा बनाई, यानी फ्रीक्वेंसी प्लॉट करी एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और मैंने एम्पलीट्यूड ऑफ करंट Im प्लॉट किया y एक्सिस पे, ठीक है। तो Im वर्सेस ओमेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है Im वर्सेस ओमेगा, Im इक्वल टू दिस फॉर्मूला जिसमें ओमेगा आ रहा है। तो Im वर्सेस ओमेगा का ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप इस इक्वेशन को प्लॉट करते हो एक ग्राफ पे, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा आपके पास, ठीक है। तो इसमें आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक वैल्यू है ओमेगा की, जिसको मान लीजिए मैं कहता हूं ओमेगा नॉट, जिस पे मेरा करंट का जो एम्पलीट्यूड है ना, मेरा करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम हो जा रहा है, ठीक है। इस मैक्सिमम करंट के एम्पलीट्यूड को मैं रिप्रेजेंट करता हूं Im मैक्स से, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है वो यूनिक है और इस पे एम्पलीट्यूड करंट का मैक्सिमम है, ठीक है। और इस वैल्यू, इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के आगे भी कम है और इस वैल्यू के पीछे भी मेरा एम्पलीट्यूड ऑफ करंट कम है। तो मेरा सवाल उठता है कि मैं ये ओमेगा नॉट कैसे निकालूं, ठीक है। तो दोस्तों, आपको इस इक्वेशन को ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। आपको चाहिए इस टर्म की Im की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो आप ये देखो, ये टर्म है न्यूमरेटर में Vm, ठीक है। Vm तो आपका कांस्टेंट है क्योंकि आप Vm साइन ओमेगा टी प्रोवाइड कर रहे हो बैटरी की तरफ से। बैटरी आप चेंज नहीं करोगे तो Vm चेंज होगा नहीं, ठीक है। आप रेजिस्टेंस चेंज नहीं कर रहे, कैपेसिटेंस चेंज नहीं कर रहे, इंडक्टेंस चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। तो R, C और L तो कांस्टेंट है, आप ओमेगा चेंज करोगे, ठीक है। न्यूमरेटर कांस्टेंट है, इसका मतलब आपको इस टर्म को मैक्सिमाइज करने के लिए अपना जो डिनोमिनेटर है वो मिनिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर जो है आप गौर से देखो, डिनोमिनेटर
में एक आर स्क्वायर है और फिर एक दूसरी टर्म लिखी हुई है जिसका भी स्क्वायर है, यानी इट इज अ सम ऑफ टू स्क्वायर्स विद एन अंडर रूट। ठीक है, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाली टर्म जो स्क्वायर में है इसको देखते हैं। दोस्तों, एक स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? एक स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है ना? उससे छोटा तो ये टर्म हो नहीं सकती। तो मैं ये कोशिश करता हूं कि इस टर्म को ही 0 के बराबर कर दूं। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप समझ गए ना मैंने ये क्यों किया? करने को तो हम इस पूरे चीज को डिफरेंशिएट करके ओमेगा निकाल सकते थे, लेकिन थोड़ा सा सोचने पर हमें पता चला कि अगर मैं डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करूं और उसमें भी सिर्फ इस टर्म को 0 के इक्वेट कर दूं, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, तो मुझे ओमेगा की वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं अगर सिर्फ इतना सा पार्ट सॉल्व कर लूं तो मुझे ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, जिसपे मेरा करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो ओमेगा सॉल्व करने पर क्या आएगा दोस्तों? ओमेगा सॉल्व करने पे आपको आएगा 1 बाय अंडर रूट ऑफ एल सी। आई होप इतनी मैथ्स तो आप कर लोगे ना, ये बहुत आसान है। ओमेगा एल को इस साइड लेके गए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके आपको ये कैलकुलेशन करके आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट एल सी। यही है आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो गाइज इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हमें थोड़ा सा और डिस्कशन करना है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी is the frequency of an LCR circuit where amplitude of current is maximized। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज क्या? आपकी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो यूनिक होगी। ठीक है, अब देखो कोई और करंट का एम्पलीट्यूड पकड़ो, मान लो ये। ठीक है, उसकी ना आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग दिख रहा होगा कि दो अलग अलग वैल्यूज मिल जाएंगी ओमेगा की। ठीक है, ये वाला अगर आपको करंट का एम्पलीट्यूड चाहिए तो आपको इस फ्रीक्वेंसी पे भी मिल सकता है और इस फ्रीक्वेंसी पे भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम करंट अगर आपको चाहिए तो आपको सिर्फ एक यूनिक फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, आप मुझे ये बताओ कि एट ओमेगा नॉट, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इंपीडेंस की वैल्यू कितनी होगी? Z कितना होगा? तो दोस्तों Z क्या होता है? ये डिनोमिनेटर की टर्म Z है ना, इंपीडेंस आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। ये एक्सी होता है, ये चीज एक्सएल होती है। ठीक है, तो दोस्तों हमने ओमेगा नॉट निकालने के लिए ये टर्म को 0 किया था, यानी ये पूरी टर्म जो है वो 0 हो गई है ना। यानी कि मेरे पास Z की वैल्यू क्या आ गई? आर स्क्वायर प्लस 0 का अंडर रूट। तो Z कितना हो गया? R के बराबर। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए कि इंपीडेंस जो है ना आपका, वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है जब हमारी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट के बराबर हो जाए। ठीक है, तो तीन चीजें, ओमेगा नॉट इज 1 बाय अंडर रूट एल सी, ओमेगा नॉट इज यूनिक, ओमेगा नॉट पे Z जो होता है वो R के बराबर हो जाता है। ठीक है, और फाइनली एक की पॉइंट, आपको ये रेजोनेंस यानी कि करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए, ये सिर्फ LCR सर्किट्स में ही मिलेगा। ठीक है, अगर RC सर्किट हो यानी सिर्फ रेजिस्टर और कैपेसिटर लगा हो तो नहीं मिलेगा, अगर LR सर्किट हो तो नहीं मिलेगा। ठीक है, दोनों इंडक्टर और कैपेसिटर लगे होने चाहिए रेजिस्टर के साथ, तभी आपको ये रेजोनेंस का फिनोमिना ऑब्जर्व करने को मिलेगा।
ठीक है, तो ये बात तो हो गई हमारी रेजोनेंस की। अब हमें बात करनी है शार्पनेस की, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बैंडविड्थ की, जो कि बहुत जरूरी है हमें शार्पनेस का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ठीक है, बैंडविड्थ क्या होती है गाइस? मान लीजिए अभी तक हमने रेजोनेंस में ये बात की कि हमें करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कैसे करना है। ठीक है, लेकिन मैं कहूं कि मुझे जो करंट का हमारा एम्पलीट्यूड है वो कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय √2 के बराबर हो। ठीक है, मेरा जो करंट का एम्पलीट्यूड है वो Im मैक्स डिवाइडेड बाय √2 के बराबर होना चाहिए। मुझे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से मतलब नहीं है, मुझे Im मैक्स डिवाइडेड बाय √2 के बराबर चाहिए अपना एम्पलीट्यूड। ठीक है, मान लो अगर मैं y एक्सिस पे Im मैंने प्लॉट किया हुआ है, तो कोई इस पॉइंट पे आएगा मेरा Im मैक्स बाय √2, है ना। अगर मेरे को अपना करंट का एम्पलीट्यूड Im मैक्स बाय √2 चाहिए तो वो कहीं यहां पे आएगा y एक्सिस में। ठीक है, तो मेरे को फ्रीक्वेंसी क्या रखनी पड़ेगी? सबसे पहले तो आप ये बताओ। तो दोस्तों ग्राफ से दिख रहा है ना कि हमें दो ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, यानी दो ऐसी फ्रीक्वेंसी मिलेंगी, मान लो ω2 और ω1। ठीक है, जिस पे हमारे जो करंट का एम्पलीट्यूड है वो Im मैक्स बाय √2 हो जाए। ठीक है, और आप ग्राफ से ये देख पा रहे हो ना कि ये जो दो चीजें हैं, दो फ्रीक्वेंसीज हैं, वो हमारे इस ω0 से सिमेट्रिकल है ना। यानी कि अगर मेरे को इस पहली फ्रीक्वेंसी को ω1 को लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ω0 जो कि मेरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है प्लस सम डेल्टा ओमेगा, है ना। और दूसरा ω2 जो मेरी लोअर फ्रीक्वेंसी है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ω0 माइनस डेल्टा ओमेगा। ठीक है, ये मैं इसलिए लिख पा रहा हूं क्योंकि मेरे ω0 के सिमेट्रिकली लाई करती हैं ये दो फ्रीक्वेंसीज, जिस पे करंट का एम्पलीट्यूड ये हो जाता है Im मैक्स बाय √2। ठीक है, अब मेरा जो बैंडविड्थ है वो होगी ω1 माइनस ω2। ठीक है, यानी कि 2 डेल्टा ओमेगा। समझ रहे हो ना, ω1 माइनस ω2 करोगे तो आपके पास बचेगा 2 डेल्टा ओमेगा। यही होती है मेरी बैंडविड्थ। ठीक है, और हमारी जो शार्पनेस होती है रेजोनेंस की, ठीक है, जो शार्पनेस होती है दैट इज डिफाइंड बाय ω0 डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा ओमेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारी शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो ये डेल्टा ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं, फिर शार्पनेस का फॉर्मूला उसी से डिराइव हो जाएगा। ठीक है गाइज, अगर मुझे अपना करंट का एम्पलीट्यूड Im मैक्स बाय √2 के बराबर रखना हो तो मैं इक्वेशंस क्या निकालूंगा जिससे कि मुझे ये ω1 या ω2 की वैल्यूज आ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये Im की इक्वेशन लिखूंगा। ठीक है, Im क्या होता है? Vm बाय आर स्क्वायर प्लस 1 बाय ω/c माइनस ω/L होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है Im। और Im मैक्स क्या होता है दोस्तों? Im मैक्स जो होता है वो Vm बाय आर होता है। ठीक है, ये आप याद रखना। ये कैसे याद करो? Im की इक्वेशन होती है Vm बाय Z, Vm बाय इम्पीडेंस, और Im मैक्स के टाइम पे Z जो होता है आपका वो R के बराबर होता है, इसलिए Im मैक्स जो है आपका Vm बाय R आएगा। ठीक है, तो ये चीज मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, यानी कि Vm बाय R और फिर ये √2 भी लगेगा, है ना। अब बस न्यूमरेटर कैंसिल, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना के स्क्वायर करना है। ठीक है, फाइनली मेरे पास इक्वेशन ये आ जाएगी
1 बाय ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर। ठीक है, आई होप इतना आप कर लोगे। ठीक है, एक आर स्क्वायर से कट जाएगा, मेरे पास ये बच जाएगा 1 बाय ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 1 बाय ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल इज इक्वल टू प्लस माइनस आर। स्क्वायर ऐसे ही हटता है ना, जब स्क्वायर हटाना हो तो प्लस माइनस लगाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, एक प्लस का साइन यूज करूंगा तो मेरे पास ये ओमेगा 2 की वैल्यू आएगी, माइनस का साइन यूज करूंगा तो ये ओमेगा 1 की वैल्यू आएगी। ठीक है, ओमेगा 1 क्या होता है, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। ओमेगा 2 क्या होता है, ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे डेल्टा ओमेगा निकालना है, मुझे पॉजिटिव साइन यूज करना है, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस आर की वैल्यू यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर प्लस यूज करेंगे तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 2 की वैल्यू आएगी जो होती है ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, प्लस की वैल्यू यूज करोगे, प्लस आर भी यूज करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, सही आंसर आएगा। ठीक है, यहां पे ओमेगा की जगह अब मैं ओमेगा 1 सब्सटीट्यूट कर रहा हूं। ठीक है, और ओमेगा 1 की जगह ये सब्सटीट्यूट कर दूंगा, ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 1 नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले में मैं ये सब्सटीट्यूशन कर दूंगा। ठीक है, क्या बनेगा, 1 बाय सी ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा प्लस माइनस एल टाइम्स ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू आर माइनस आर, है ना। माइनस को मैं इस साइड ले आता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, एल टाइम्स ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस 1 बाय सी टाइम्स ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू आर। आई होप इतना क्लियर है। ठीक है दोस्तों, इसमें से ना मैं डेल्टा ओमेगा नॉट जो है ना, इन दोनों टर्म्स में से मैं कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, ओमेगा नॉट एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट। आई होप ये समझ गए होगे ये स्टेप कैसे आया। मैंने इस ओमेगा नॉट को बाहर ले लिया ब्रैकेट के। ठीक है, तो ये बन गया ओमेगा नॉट एल, और यहाँ पे ओमेगा नॉट था नहीं इसलिए एक डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं ओमेगा नॉट कॉमन ले रहा हूं तो मेरे पास आ जाएगा 1 बाय ओमेगा नॉट सी 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब यहाँ पे एक और सब्सटीट्यूशन करना है। ओमेगा नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय अंडर रूट एल सी, ये हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ना। अब आप ये करो, ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एल सी, है ना। ओमेगा नॉट स्क्वायर एल इज इक्वल टू 1 बाय सी, ओमेगा नॉट एल इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा नॉट सी। ये समझे आप कैसे आया, ये समझे। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट एल सी, ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एल सी, ओमेगा नॉट स्क्वायर एल इज इक्वल टू 1 बाय सी, ओमेगा नॉट एल इज इक्वल टू ओमेगा नॉट सी। ठीक है, ये सब्सटीट्यूशन आपको यहां कर देना है। ठीक है, आप ये वाले 1 बाय ओमेगा नॉट सी को ओमेगा नॉट एल लिख देना। ठीक है, यहां पे आपने इसको ओमेगा नॉट एल लिख दिया। ठीक है, अब आपको एक और सब्सटीट्यूशन करना है। बाइनोमियल थ्योरम में एक आइडेंटिटी होती है 1 बाय 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इफ एक्स इज मच लेस देन 1। ठीक है, यहां आप अज्यूम करोगे कि डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट इज मच लेस देन 1। ठीक है, ये क्यों अज्यूम करोगे, देखो दोस्तों, ये जो ग्राफ होता है ना, ये काफी स्टीप होता है, यानी कि ये जो विड्थ है वो ओमेगा नॉट की एब्सोल्यूट वैल्यू से, ये लेंथ ओमेगा नॉट की एब्सोल्यूट वैल्यू से मच स्मॉल होती है, यानी ओमेगा नॉट इज मच ग्रेटर देन डेल्टा ओमेगा। ठीक है, ये ग्राफ से आपको दिखना चाहिए कि ये जो ग्राफ है काफी स्टीप होता है, इसलिए आप ये वाला अजम्पशन ले सकते हो। ठीक है, एक बार आपने ये वाला अजम्पशन ले लिया तो आपका x जो है वो डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट के बराबर हो गया। आपको ये डिनोमिनेटर की टर्म को कन्वर्ट करना है।
ठीक है, आप क्या करोगे, ये लिखोगे, ये वाली पहली टर्म तो सेम ही रहेगी, ठीक है। दूसरी टर्म में क्या होगा, माइनस ओमेगा नॉट एल भी सेम ही रहेगा, ये डिनोमिनेटर जो है अब वो न्यूमरेटर बन जाएगा और ये प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा, माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आर। ठीक है, आई होप आपको ये कन्वर्जन समझ में आ गया। ये था 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट एज डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट इज मच लेस देन 1। ठीक है, ये कन्वर्जन किया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये कन्वर्जन करने के बाद तो सिंपली आपको इक्वेशन ही सॉल्व करनी है। आप इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले तो ओमेगा नॉट एल टाइम्स 1 माइनस ओमेगा नॉट एल टाइम्स 1, ये 1 कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा एल डेल्टा ओमेगा, ओमेगा नॉट बाय ओमेगा नॉट जो कि कैंसिल होके 1 हो जाएगा, प्लस एल डेल्टा ओमेगा, ओमेगा नॉट बाय ओमेगा नॉट जो कि कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस था इसलिए माइनस टाइम्स माइनस प्लस लिखा है मैंने। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2l डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू आर। ठीक है, आप डेल्टा ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो, वो होती है r बाय 2l। आप बैंडविड्थ निकाल सकते हो 2 डेल्टा ओमेगा विच इज इक्वल टू r बाय l। ठीक है, आपके पास अगर बैंडविड्थ आ गई तो आप शार्पनेस निकाल सकते हो। हाँ, हम शार्पनेस का फॉर्मूला लिख देंगे ओमेगा नॉट बाय 2 डेल्टा ओमेगा, है ना। तो आपकी शार्पनेस कितनी आ गई, ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय r बाय l विच इज इक्वल टू ओमेगा नॉट l बाय r। ये आपकी शार्पनेस की वैल्यू आ गई। ठीक है, और ओमेगा नॉट एल बाय आर जो है इसको एक और टर्म बोलते हैं हम इसको क्वालिटी फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, क्यू। तो एक तरीके से अगर मैं ये कहूं कि मेरा ओमेगा नॉट एल 2 डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल बाय आर इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो मैं बैंडविड्थ को क्या लिख सकता हूं, 2 डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाय क्यू। ठीक है, ये मेरा एक और फॉर्मूला आ जाता है। तो दोस्तों अब हमें डिस्कशन करना है क्वालिटी फैक्टर पे और बैंडविड्थ पे। ठीक है, इससे पहले एक और चीज जान लो आप, हमने ये लिखा था ना ओमेगा नॉट एल इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा नॉट सी, ये हमने सब्सटीट्यूशन यूज किया था, वही सब्सटीट्यूशन हम यहां भी यूज कर सकते हैं ना। तो मैं ये लिख सकता हूं ना Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा नॉट सी आर। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आप याद रख लेना। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है, सिंपल सब्सटीट्यूशन और मैथमेटिक्स था। एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। अगर आपका जो क्वालिटी फैक्टर है वो हाई होगा तो आपकी बैंडविड्थ हाई होगी कि लो होगी। दोस्तों बैंडविड्थ आपकी लो होगी क्योंकि डिनोमिनेटर में आता है क्वालिटी फैक्टर, यानी 2 डेल्टा ओमेगा जो आपकी बैंडविड्थ है वो लो होगी। ठीक है, बैंडविड्थ लो होने का मतलब क्या है, आपका जो ग्राफ है ना ये वाला वो काफी स्टीप होगा, ये जो विड्थ है आपकी काफी छोटी होगी और आपकी जो रेजोनेंस है ना वो काफी अच्छी होगी। मान लो आपने कभी रेडियो यूज किया होगा, तो उसमें कई बार क्या होता है जब रेडियो खराब होता है ना तो आप 2 चैनल एक साथ भी पकड़ लेता है कभी कभार रेडियो। वो इसलिए होता है क्योंकि उसका क्वालिटी फैक्टर लो होता है। अगर क्वालिटी फैक्टर हाई होगा तो ऐसा कभी नहीं होगा, रेडियो अच्छे से काम करेगा अगर क्वालिटी फैक्टर हाई हो तो, और वो एक ही सिग्नल पकड़ेगा एक ही चैनल का। वो इसलिए क्योंकि हमारी जो बैंडविड्थ है वो छोटी होगी। अभी जब क्वालिटी फैक्टर लो होता है, ठीक है, आपकी बैंडविड्थ जो होती है वो हाई होती है, होता क्या है आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, बैंडविड्थ आपकी बहुत ज्यादा बड़ी होती है,
और बैंडविड्थ बड़ी होती है तो वो ओवरलैप करेगी दूसरे चैनल की बैंडविड्थ से, इसलिए कभी कभार जो रेडियो है आपका वो अलग दो चैनल एक साथ पकड़ने लग जाता है, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर जो है वो एक सर्किट का हाई होना चाहिए ताकि रेजोनेंस ज्यादा सेलेक्टिव हो, ठीक है। तो ये रहा हमारा डिस्कशन रेजोनेंस और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस पे। अगला टॉपिक अगले वीडियो में करना है हमें पावर फैक्टर और एलसी ऑसिलेशंस, ठीक है।